जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? नोशकी के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है जिसमें 9 पंजाबियों को अलग करके उनको शहीद कर दिया गया और उसके बाद उनकी लाशें एक पुल के नीचे से मिली। ये वाक़या क्यों पेश आया था और इस किस्म के वाक़यात का तदारक कैसे हो सकता है और गवर्नमेंट जो है उसको क्या क्या करना चाहिए, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। नोशकी के अंदर जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक है और जब से मैंने इस वाक़े की तफसीलात पढ़ी हैं, आप यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उसके बाद मैं अफसोस से अपने हाथ मल रहा हूँ कि ये स्टेट किस किस्म की हो चुकी है कि जिसके अंदर इस तरह 9 के 9 ज़ायरीन को अलग करके पूरी बस में से उनको गोली मारी जाती है और स्टेट उसके बाद खामोशी से दाएँ बाएँ देखती रहती है। इस वाक़े की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं इससे पहले 3 वाक़यात आपको बताना चाहता हूँ और ये वो वाक़यात हैं जो हल है इस किस्म की सूरत हाल का। आपको पता है कि जो पाकिस्तान है और इंडिया में है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी सड़क बनी थी उसे जीटी रोड कहते हैं। और ये जो जीटी रोड ये किसने बनाई थी? ये शेरशाह सूरी ने बनाई थी और आज से 500 साल पहले बनाई थी। अब इतनी बड़ी सड़क जो आप ये देखें कि बंगाल से लेकर काबुल तक जा रही थी, यानी बंगाल आप उस साइड से देखें, पूरे इंडिया को क्रॉस करके ये जो सड़क है ये काबुल तक जाती थी और इस सड़क के ऊपर बाकायदा तजारती काफले चलते थे, इसके ऊपर फौज चलती थी, इसके ऊपर लोग चलते थे, इसके अंदर बारबरदारी होती थी और इसमें दाएं बाएं बहुत सारी मंडियां थी जिनके अंदर जाके वहाँ बाकायदा तजारत की जाती थी और फसलें इसके साथ साथ बाकायदा बोई जाती थी, फिर काटी जाती थी, फिर उन्हें मंडियों तक पहुँचाया जाता था। इस सड़क को 10-10 मील पे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक जो राहदारी होती थी वो 10 मील की होती थी, उसके बाद दूसरी राहदारी होती थी, फिर तीसरी राहदारी होती थी और इन राहदारियों का बाकायदा ख्याल रखा जाता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि किसी एक राहदारी में किसी शख्स को लूट लिया जाए। अब सवाल यह कि इतनी बड़ी सड़क बन कैसे गई और इस सड़क का इंतज़ाम कैसे चलता था? इस सड़क का इंतज़ाम सिर्फ एक प्रिंसिपल पर चलता था और वो प्रिंसिपल ये था कि 10 कोस जो थे उसका एक जिम्मेदार होता था जिसको कोतवाल कहा जाता था और उस शख्स की जिम्मेदारी थी कि उसे इस 10 मील के फासले को प्रोटेक्ट करना है। अगर उस पर किसी किस्म का कोई वाकया हो जाता था, किसी को लूट लिया जाता था, किसी को कत्ल कर दिया जाता था, किसी की फसल जला दी जाती थी या किसी के जानवर छीन लिए जाते थे, तो उस पर होता क्या था कि सीधा सीधा उस कोतवाल को फांसी लगा दी जाती थी। यानी शेरशाह सूरी ने यह ऐलान कर रखा था कि अगर 10 कोस के फासले के अंदर कोई वारदात हुई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो शख्स होगा जिसकी जिम्मेदारी है कि उससे इस 10 कोस के फासले को क्लियर रखना है, इसके ऊपर अमन व अमान को बरकरार रखना है। और अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो फिर उस ओहदेदार की ज़रूरत नहीं थी। 3-4 मरतबा ऐसा हुआ कि इस सड़क के ऊपर इस किस्म की वारदातें हुई और जब उसके कोतवाल को पकड़ के उसको फांसी लगाया गया तो उसके बाद फिर ये सड़क प्रोटेक्टेड रही, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई वारदात नहीं हुई। दूसरा वाकया अलाउद्दीन खिलजी सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा हुक्मरान था। खिलजी खानदान उसने उसकी बुनियाद रखी थी और उसके बारे में कहा जाता था कि वो बड़ा सख्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर था। वो पहला आदमी था जिसने सब कॉन्टिनेंट के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया था। यानी महंगाई एक ऐसा खौफनाक किस्म का फिनोमेना था जिससे पूरी इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ एक शख्स गुजरा है जिसने इसे कंट्रोल किया था और उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी का कमाल यह था कि उसके दौर में चीज़ों का रेट फिक्स कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि कोई भी शख्स अगर इन रेट से ऊपर जाएगा तो उसकी सज़ा जो है वो ठीक ठाक किस्म की खौफनाक है, बल्कि कोई शख्स भी अगर इस किस्म के कवानीन की वायलेशन करता था तो उसको बाकायदा कत्ल कर दिया जाता था, उसकी गर्दन उतार दी जाती थी, फांसी चढ़ा दिया जाता था। इतना खौफनाक एडमिनिस्ट्रेटर था। दूसरा, चोरी उसकी छेड़ होती थी, यानी उसकी कोई और छेड़ नहीं थी। अगर उसे ये पता चले कि किसी ने कोई चोरी कर ली है तो उसे ऐसे महसूस होता था जैसे उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया या किसी ने अलाउद्दीन खिलजी के ख़ानदान को गाली दे दी है। तो उस वक्त इंडिया के अंदर चोरी की सज़ाए मौत होती थी कि अगर चोर पकड़ा गया, अगर किसी ने चोरी की तो बाकायदा उसको गिरफ्तार किया जाएगा और अगर वो गिरफ्तार हो गया तो उसके बाद उसको फांसी लगा दिया जाता था और उसकी लाश इसी तरह शहर के पास लटकी रहती थी और उसको बाकायदा कीड़े पड़ जाते थे, उसको परिंदे नोच लेते थे और उसकी हड्डियां लटकी रहती थी वहाँ पे और उसको उतार के दफन करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लिहाजा उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी मरा तो उसके मरने के 40 साल बाद तक इंडिया के अंदर चोरी नहीं हुई थी। लोग ये कहते थे कि अभी भी खिलजी के असरात इंडिया के अंदर मौजूद हैं और अगर किसी ने चोरी की तो हो सकता है वो कब्र से बाहर निकल आए और उसको पकड़ के फांसी लगा दे। अब एक तीसरी जो मिसाल मैं पेश करूंगा वो अमीर तैमूर की थी। अमीर तैमूर ने 58 मुल्क फतह किए थे और वो अपने दौर का सबसे बड़ा वारियर था
और इतना बड़ा वॉरियर था कि अब आप उसकी सल्तनत का अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया से लेके टर्की तक, टर्की से लेके इराक तक, इराक से लेके शाम तक, ये सारे मुल्क जो थे उसके ज़ेर अतात थे और वो इन सब का हुक्मरान होता था। और उसके दौर में भी लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल होती थी कि अगर किसी जगह चोरी हो जाती या सड़क के ऊपर किसी के साथ कोई वारदात हो जाती तो उस शहर का जो गवर्नर होता था उसको माजूल कर देता था। और जिस शख्स का ये जिम्मेदारी होती थी कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, उसको फांसी लगा देता था। क्योंकि उसका ये कॉल बड़ा मशहूर था कि जब तक कोतवाल या उस शहर का जो जिम्मेदार है वो चोरों के साथ नहीं मिलता, उस वक्त तक चोरी मुमकिन नहीं है, उस वक्त तक रास्ते के ऊपर किसी को लूटा नहीं जा सकता। लिहाजा अमीर तैमूर के दौर में भी इतनी बड़ी सल्तनत के अंदर किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं होती थी कि वो सड़क के ऊपर कोई वारदात कर दे, क्योंकि वो सड़क कहता था कि मेरी अमानत है और अगर मैं जिस दिन अपनी सड़क की ईमानतदारी नहीं कर सकूंगा, मैं अगर उसको नहीं बचा सकूंगा, तो उसके बाद मुझे अमीर तैमूर कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। तो जब तक तैमूरी सल्तनत रही, क्योंकि तैमूर के बाद उसकी नस्ल जो थी वो उज़्बेकिस्तान में हुक्मरान रही, ईरान के अंदर हुक्मरान रही, सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी कुछ ना कोई अमलदारी उनकी रही, और इराक उनके पास रहा, फिर सीरिया उनके पास रहा, फिर टर्की का एक बहुत सारा हिस्सा जो था उनके पास रहा। उस दौर में भी सड़कें प्रोटेक्टेड होती थी और वहाँ पे किसी किस्म की कोई वारदात नहीं होती थी। तो ये 3 मिसालें मैंने आपको पेश की। आज की जो मिसालें हैं वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हैं। आप जापान के अंदर चले जाएं, हर सड़क प्रोटेक्टेड है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सड़क के ऊपर कोई वारदात हो जाए और स्टेट को पता नहीं चले। आप यूरोप में चले जाएं, यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई भी बड़ी शाहराह जो होगी वो प्रोटेक्टेड होगी। वहाँ पे पुलिस वहाँ पे स्कॉट कर रही होगी, पुलिस आ रही होगी, जा रही होगी। सैटेलाइट इमेजेस जो सड़क के होंगे वो फौरी तौर पे हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर में मिलते जाएंगे। ऊपर सैटेलाइट्स हैं जो आपकी पुलिस देखती रहेगी उस सैटेलाइट के जरिए कि सड़क के ऊपर किसी किस्म की वारदात नहीं हो रही। अगर किसी सड़क के ऊपर, यूरोप के अंदर आप चले जाएं, किसी जगह 28 मुल्क हैं उसमें शेंजन, किसी भी सड़क के ऊपर किसी जगह अगर किसी का टायर ब्रस्ट हो जाता है और वहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और बाकायदा उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए उस गाड़ी को खींचा जा सकता है, उस गाड़ी को उठाया जा सकता है, उसका टायर चेंज किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि उनको कैसे पता चल गया कि फ़लाँ जगह पर एक गाड़ी खड़ी है? उसकी वजह यह है कि सैटेलाइट के ज़रिए वो बाकायदा अपनी सड़कों की प्रोटेक्शन करते हैं, उसको देखते रहते हैं। लिहाजा आज यूरोप के अंदर हो, जापान के अंदर हो, चाइना के अंदर हो, इधर रशिया के अंदर हो, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर हो, किसी जगह पे भी यह नहीं हो सकता कि सड़क के ऊपर आप वारदात करें और उसके बाद आप स्टेट की आंखों से ओझल हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को देख के अब आप नोशकी की तरफ जाइए। नोशकी जो है ये ज़ाहिर है इलाका है बलूचिस्तान का, और ये तफ्तान की तरफ अगर आप जाएँ, तफ्तान एक बॉर्डर है, ये ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहाँ से ज़ायरीन मशहद जाते हैं ज़ियारतों के लिए, और तफ्तान के ऊपर बाकायदा बॉर्डर है। दूसरी तरफ ज़ायदान है जो ईरान का बॉर्डर है, और यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे काफ़िले जाते हैं। ये ज़ायरीन के काफ़िले भी होते हैं और फिर इसके अलावा तजारती सामान के काफ़िले इधर से भी जाते हैं और उधर से भी तजारती सामान पाकिस्तान आता है। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए कि कोयटा से अगर आप तफ्तान की तरफ जाएँ तो ठीक ठाक एक बड़ा हाईवे है और गवर्नमेंट ने बड़े पैसे लगा के इस हाईवे को क्रिएट किया, लेकिन उस हाईवे पर किसी किस्म की कोई पेट्रोलिंग नहीं होती। और दूसरा ये है कि वहाँ पर कोई रेस्ट एरिया नहीं है। अगर आप कोयटा से निकलेंगे तो तफ्तान तक आपको दरमियान में कोई रेस्ट एरिया नहीं मिलता, और अगर आपको किसी जगह पे कोई हाजत हो जाए, आपने वाशरूम जाना है, तो आपके पास सवाए सहरा के और कोई ऑप्शन नहीं होता। आप किसी दरख्त की ओर ले लेते हैं या किसी चट्टान के पीछे खड़े होना पड़ता है आपको, या फिर सहरा की रेत पे आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। ये हालत है उस सड़क की, और वहाँ पे ना ट्रैफिक पुलिस है, ना कोई नॉर्मल पुलिस है, ना ही वहाँ पे FC है जो सड़क की प्रोटेक्शन कर सके। लिहाजा वहाँ पे इस टाइप की वारदातें होती रहती हैं। तो नोशकी का एरिया था और 12 अप्रैल की रात थी। वहाँ से जितनी गाड़ियाँ गुजर रही थी, वहाँ पे एक सुल्तान जगह है जिसके ऊपर चढ़ाई आ जाती है। जब चढ़ाई पे आप चढ़ते हैं तो आपकी गाड़ियाँ ज़ाहिर स्लो हो जाते हैं। तो सुल्तान चढ़ाई पे कुछ लोग आए और उनकी तादाद 10 से 12 बयान की जाती है, और उन्होंने अपनी गाड़ियां वहां पे खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी, और जो भी गाड़ी गुजर रही थी उसको रोक के बाकायदा उनसे पूछा जा रहा था कि आप कहां जा रहे हैं, कौन है। और लोगों से बाकायदा वहां पे नकदी भी छीनी गई, लोगों से वेपन्स भी छीने गए, लोगों से वहां पे जेवरात भी छीने गए, और उसके बाद गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी गई। जब ये सारी तलाशी, ये सर्च हो रही थी और ये 10 से 12 लोग कर रहे थे, तो इस दौरान वहाँ के पे ज़ायरीन की एक गाड़ी आई, बस आई, जो ज़ाहिर मशहद जा रही थी। तफ्तान बॉर्डर से उसने क्रॉस करना था, ज़ायदान जाना था। जब वो बस पहुंची तो ये 10 से 12 लोगों ने बस रोकी। बस रोकने के बाद उनमें से कुछ लोग बस के सामने खड़े हो गए, बाकी सब बस के अंदर गए, और अंदर जाकर उन्होंने सबसे कहा कि अपने अपने शनाख्ती कार्ड निकाल लें।
तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग थे वो उनके पास पासपोर्ट्स भी थे, उनके पास शनाख्ती कार्ड्स भी थे, क्योंकि वो ज़ाहिर ईरान जा रहे थे। तो लोगों ने अपने अपने पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड उनके हवाले कर दिए। तो उन्होंने उनमें से 9 लोग आइडेंटिफाई किए जो पंजाबी थे, बदकिस्मती थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं असबियत के ख़िलाफ़ हूँ। ना मैं पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पश्तून, मैं किसी भी असबियत का शिकार नहीं हूँ। मैं सबको कहता हूँ कि पाकिस्तानी है। तो यहाँ पे मैं इनको पंजाबी पाकिस्तानी कह लेता हूँ। तो 9 पंजाबी पाकिस्तानी जो थे उन्होंने उनको अलग किया, और अलग करने के बाद उन्होंने उनको अपनी गाड़ियों में बिठाया और लेके चले गए और बस को कहा कि आप चले जाएं। तो वो बस के अंदर जो लोग जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ था, उनमें से कुछ पश्तून भी थे, तो वो निकल गए बस लेके आगे, और वो 9 लोगों को लेके वहाँ से चले गए। और जाने से पहले उन्होंने एक और हरकत की। ये ज़हन में रखिएगा कि जहाँ पे ये वारदात हो रही थी उससे थोड़ी दूर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट भी थी, और बाकायदा वहाँ पे ज़ाहिर हमारी फोर्स भी मौजूद होती है। तो उन्होंने जाने से पहले वहाँ पे एक रॉकेट फायर किया, जो चौकी की तरफ रॉकेट फायर किया, और उसके बाद वो लेके उन लोगों को वहाँ से चले गए। जो बस के लोग थे उन्होंने आगे जाके फौरी तौर पर फ़ोन्स करने शुरू किए, और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उनको इन्फॉर्म किया। तो उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा हलजुल होती हुई नज़र आए। उसके बाद वहाँ पे ज़ाहिर रेंजर्स भी पहुँची, एफसी भी पहुँची, फिर वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के लोग भी पहुँचे, पुलिस भी वहाँ पे पहुँची, नौशकी के डिप्टी कमिश्नर जो वो भी वहाँ पे पहुँचे, और उन्होंने सर्च करना शुरू किया। जब सर्च की गई तो करीब ही एक पुल था, और जब पुल के नीचे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे 9 लाशें पड़ी हुई थी। लोगों के माथों पे गोलियाँ लगी हुई थी, उनके सीनों पर गोलियाँ लगी हुई थी, और बड़ी बुरी हालत में वो लाशें थी। बहरहाल उन 9 लाशों को उठाया गया, उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे ज़ाहिर है वो उनके डेथ सर्टिफिकेट ही जारी होने थे, तो वहाँ पे उनके डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। फिर उसके बाद उनको उनके इलाकों में भिजवा दिया गया। अब उनमें से तमाम लोगों के पास पासपोर्ट्स भी थे, लाशों के पास पासपोर्ट भी थे, उनके शनाख्ती कार्ड्स भी थे, और उसके बाद ज़ाहिर है उनको सिर्फ उनके जो आबाई घर हैं या आबाई जो उनके कस्बे हैं उनकी तरफ उनको भिजवा दिया गया। और अब आखिरी इतला के मुताबिक उन सब की नमाज जनाजा हो चुकी है, और अब उनकी तदफीन का अमल जारी है। अब यहाँ पे 3 सवाल पैदा होते हैं। पहले सवाल तो ये है कि अगर ये सड़क गवर्नमेंट ने बनाई थी तो क्या सड़क बनाने के बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है? क्या इस सड़क की हिफाजत अब हुकूमत का काम नहीं है? और अगर ये हुकूमत का काम है तो जो गवर्नमेंट अपनी सड़क की हिफाजत नहीं कर सकती, और सड़क भी मेन शाहरा है, और मेन शाहरा भी ऐसी मेन शाहरा है जिसके साथ एक सरहद लगती है और जहां पे रोज़ाना की बुनियाद पे काफिले जाते हैं, अगर रियासत उस सड़क की हिफाजत नहीं कर सकती तो फिर रियासत को रियासत क्यों कहा जाए? एक सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको पता है कि यहाँ से ज़ायरीन गुजरते हैं तो आपने उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या फार्मूला बनाया? रियासत आज तक ज़ायरीन की प्रोटेक्शन का भी फार्मूला नहीं बना सकी। तीसरा, जब ये वारदातें हो रही थी तो उस वक्त रियासत कहाँ थे? क्या रियासत को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी सड़क के ऊपर वारदातें हो रही हैं, वहाँ पे गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ियाँ रोकने के बाद उनकी तलाशी हो रही है, फिर उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, फिर उनको गोलियाँ मारी जा रही हैं? और अगर रियासत को उस वक्त भी खबर नहीं हुई तो फिर हम इस रियासत के बारे में क्या कहें? मैं ज़ाहिर मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान के अंदर ही रहना है और यहीं पे फौत होना है, लिहाजा मैं ज़्यादा दर्द दिल फील करता हूँ इस मुल्क के लिए। मेरी इस पूरी रियासत से इल्तमास है, इससे दरख्वास्त है कि खुदारा कम से कम अपनी सड़कों की हिफाजत तो कर लें। आप लोगों की हिफाजत ना करें। आप ज़ाहिर है कभी यहाँ पे थानों पे हमला हो रहा था, कभी थाने वाले फ़ौज के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पुलिस डिमोरलाइज हो चुकी है पंजाब की, और इस किस्म की जब सूरत हाल हो तो वहाँ पे कम से कम रियासत को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। खोलने के बाद उसे कुछ ना कुछ तदारक करना चाहिए। अगर ये सड़क वाकई आपकी है तो आप 500 साल पुराने शेरशाह सूरी को याद कर लीजिए। उसकी सड़क कलकत्ता से स्टार्ट होती थी, काबुल तक जाती थी, और उस सड़क के ऊपर किसी एक शख्स को भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस किस्म की वारदात कर सके, या किसी के साथ कोई राहज़नी कर सके, या किसी के साथ कोई डकैती कर सके, या किसी का कोई सामान चोरी कर सके। और आप कोयटा से तफ्तान तक अपनी सड़क की हिफाजत नहीं कर सकते, और हम अपने आप को एटवी ताकत भी कहते हैं। साथ हम ये कहते हैं कि हम तो अपने दुश्मनों को पाताल से खींच के बाहर निकाल लेते हैं, ज़मीन के अंदर छुपे हुए लोगों को, जहाँ से सांप भी नहीं निकाले जा सकते, जहाँ सांप भी जाकर छुप जाते हैं, वहाँ पे भी हाथ डाल के हम लोगों को खींच के बाहर निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है जिसके ज़रिए हम बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। फिर हमारी एयरफोर्स बड़ी तगड़ी है, और इस एयरफोर्स के बारे में हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन कर सकती है, लेकिन हम अपनी सड़क की हिफाजत नहीं कर सकते।
जब हम अपनी सड़क की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर क्या लोगों को पूछना नहीं चाहिए एक दूसरे से कि भाई ये गवर्नमेंट जो है कौन सी गवर्नमेंट है? और क्या सरफराज बुगटी साहब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, अब उनका कमाल देखिए कि वहां पे इलेक्शन हो गए हैं, वहां पे असेंबली बन गई है, वहां पे उन्होंने ओथ ले लिया है, लेकिन वो आज तक 1 महीना गुजरने के बावजूद अपने सूबे में कैबिनेट नहीं बना सके। वो तो एक ऐसा नाहल चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को बड़ा तगड़ा चीफ मिनिस्टर कहता है, जिसका बुगटी फैमिली के साथ ताल्लुक है और बड़ी नोबल फैमिली है, बहुत बड़ा कबीला है, वो अपनी कैबिनेट क्रिएट नहीं कर सका और उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपनी सड़क की हिफाजत कर सके। तो फिर क्या सवाल नहीं बनते? क्या फिर सवाल पूछने नहीं चाहिए? तो मेरी रिक्वेस्ट है इस स्टेट से कि आंखें खोलें, खुदारा आंखें खोलें और ये फैसला कर लें कि अगर ये सड़क आपकी है तो फिर उस सड़क के ऊपर कोई वारदात नहीं होनी चाहिए, वहां पर बाकायदा पेट्रोलिंग होनी चाहिए, सैटेलाइट के जरिए आपके नज़र होनी चाहिए सड़कों के ऊपर, पे साथ साथ आपके पास ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है तो आप उन ड्रोन्स को एक्टिव करें, इतना एक्टिव करें कि कम से कम वो आपकी सड़कों की फुटेज ही आपको पहुंचा सके। और जो रास्ते में जितने थाने बनते हैं या जितने इलाके हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन लोगों को एक्टिव करें और इस सड़क को तकसीम करें इलाकों में। अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे कोई 3 अगर अजला बनते हैं, 4 अजला बनते हैं, 5 अजला बनते हैं, तो उस सड़क को डिवाइड करें 5 हिस्सों में और हर हिस्से का जिम्मेदार जो होगा वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हो या उनका डीपीओ जिम्मेदार हो या एसएसपी जिम्मेदार हो और उसकी जिम्मेदारी हो कि उस सड़क के ऊपर किसी किस्म की कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। और अगर वारदात हो जाए तो फिर इन दोनों के ऊपर, डिप्टी कमिश्नर पे और जो एसएसपी है, उन दोनों के ऊपर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि ये जो मासूम लोग हैं, ये जो मारे गए हैं, ये जो शहीद हो गए, इनका खून किसकी गर्दन पे होगा? अगर एक पुलिस एहलकार ने, पुलिस ऑफिसर ने अगर अपने इलाके में लोगों की जान की हिफाजत नहीं करनी तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है? अगर डिप्टी कमिश्नर ने अपनी सड़क की हिफाजत नहीं करनी, अपने इलाके का ख्याल नहीं रखना तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है? तो इससे तो ज़्यादा अच्छा था कि वहाँ डिप्टी कमिश्नर होता ही ना, वहाँ पे एसएसपी भी ना होता और लोगों को खुद ही कह दिया जाता कि भाई साहब अगर आपने सड़क पर ट्रैवल करना है तो आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, ताकि लोग अपना वेपन्स, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स खुद लेके चले जाएं। तो जब ये नहीं हो सकता तो फिर क्या ज़रूरत है डिप्टी कमिश्नर की, क्या ज़रूरत है एसएसपी की, क्या ज़रूरत है वहाँ पे एफसी की? तो मेरा ख्याल है एफसी को भी वापस बुला लेना चाहिए, सारे डिप्टी कमिश्नर्स भी ख़त्म कर देने चाहिए वहाँ पे और एसएसपी जो उनको ख़त्म करके छुट्टी कर दें उन सबकी, पुलिस को भी छुट्टी पे भिजवा दें और लोगों से कहें कि भाई अगर आपने ये सड़क के ऊपर सफ़र करना है, आपकी अपनी जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर आप ये समझते हैं कि आप जिम्मेदार हैं तो फिर इस वाक़े को पाकिस्तान की तारीख का आखिरी वाक़या साबित होना चाहिए। इसके बाद जो सड़क है, जो मेन शाहरा है, उसकी हिफाजत पे स्टेट को करनी चाहिए और जहां पे स्टेट की नेग्लिजेंस हो उस ऑफिसर को बाकायदा करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि हमने जो जिम्मेदारी हमें दी गई थी वो हमने निभानी है। और अगर नहीं निभाएंगे तो उसके बाद फिर रियासत हमारे साथ वो काम करेगी जो अमीर तैमूर करता था, जो अलाउद्दीन खिलजी करता था और जो शेरशाह सूरी करता था। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोसाइटी को 500 साल आगे आई हो। इससे तो बेहतर था कि शेरशाह सूरी के दौर में ज़िंदा रहते, कम से कम वहाँ पे 10 मील का जो फासला था, सबको पता था कि ये हमारा प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकेगा। और जब 10 मील का फासला तय कर लेता था तो अगले 10 मील का जिम्मेदार कोई और होता था। तो ये कौन सी स्टेट है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर स्टेट है? फिर हम ये कहते हैं कि इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट है। फिर हम ये कहते हैं कि हम आज के दौर के बहुत बड़े मुजाहिद हैं। तो ये मुजाहिद हैं कि नौशकी में 9 लोगों को बसों से उतार के गोली मार दी गई।